अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज एक सर्वे आया है, इप्सॉस का सर्वे आया है और वो सर्वे कहता है कि 74% शहरियों के ख्याल में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त समत में नहीं जा रहे हैं। 64% शहरियों ने महंगाई को सबसे ज्यादा परेशान कुन मसला करार दिया। बेरोजगारी से तंग अफराद की शरह में 7% इजाफा हुआ है। 16% के ख्याल में मईशत मजबूत है, जबकि 61% के ख्याल में मईशत कमजोर हो चुकी है। 88% शहरियों ने आम घरेलू अशिया को मुश्किल तरीन खरीदारी करार दिया है। सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत ये कहती है, वज़ीर ख़जाना साहब ये कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम है, तो ये दावे अवाम की राय में बदलते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहे? अवाम, शहरी जो ये चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं, मार्केट में जाके जो मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो हुकूमत के इस मौक़िफ़ की तरफ क्यों नहीं आ रहे, इसकी तायीद क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी अहम चीज़, पाकिस्तान सफारती लिहाज से देखा जाए तो तारीख़ की बेहतरीन जो है पोजीशन में नज़र आ रहा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर जब रवाना हुए, सऊदी अरब की हदूद में जिस वक्त उनका जहाज़ दाखिल हुआ, तो तब हमने देखा कि जो सऊदी अरब के तैयारे थे उन्होंने जो है इस्तकबाल किया वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म के जहाज़ का। फिर वहाँ पर जब वो आए तो उतरे तो पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर भी सामने आ सकती है। तो ये सिफारती लिहाज से तो पाकिस्तान बहुत बेहतरीन समत में जा रहा है, लेकिन कुछ और मसले भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमने देखा वीज़ों पे पाबंदियां लग जाती हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। देखें, यूएई के अंदर हमें वीज़े नहीं मिल रहे थे, दुबई के वीज़े नहीं लग रहे थे, और कितने लोग जो भिखारी बन के यहाँ से गए थे उनको डिपोर्ट किया गया था। उम्रे और हज के लिए जाते थे, और ये एक पूरा गिरोह है, एक ग्रुप है, और ये किस तरीके से काम कर रहा है इस पर भी हमने बात करनी है। ये बहुत अहम मामला है। अगर सिफारती महाज पर हम इतने बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं तो इन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा कि यहाँ से ग्रुप फ़कीरों की सूरत में, भिखारियों की सूरत में क्यों भेजे जाते हैं? रान साहब, जितनी भी सिफारती महाज पे कोशिशें कर लें, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगी कि लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे होंगे, और फिर जो आपके लोग जा रहे होंगे वहाँ पर, यहाँ पर जो है कह के जाएंगे या वीज़ा लेके जाएंगे उम्रे का, और उधर जाके जो है हमने देखा है, आप भी उम्रे पे जब जाते हैं, आप तवाफ़ करके जिस वक्त सही कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ही वहाँ पर आपको कोई शख्स मिल जाएगा और वो पैसे आपसे तलब कर लेगा। ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। ये क्या गिरोह है, क्या ग्रुप है, पीछे कौन काम कर रहा है, ये नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमजा, मैंने चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 28 साल हो गए हैं मुझे मुसलसल, रमज़ान तो वहीं पे होता है और उसके अलावा भी साल में 3-4 एक चक्कर जी माशाल्लाह। आज बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल किया सऊदी अरब ने, और आज पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की एक मिसाल कायम हुई। हाँ जी। और मोहम्मद बिन सुलेमान, जिन्होंने हमेशा हर बुरे वक्त पे पाकिस्तान का साथ दिया। हाँ जी। और सऊदी अरब ने सैलाब में भी जो इमदाद सऊदी अरब की तरफ से आई थी वो मसाली इमदाद जी। आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर हर सरकारी इमारत पर, प्राइवेट इमारत पर सऊदी अरब और पाकिस्तान का परचम और चुरागा भी होगा। अच्छा। वो ऐसा होने जा रहा है। अब एक तरफ तो सऊदी अरब हमें हर सहूलत दे रहा है, तेल चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, सैलाब हो, जल्जला हो, कोई भी मामला हो, सऊदी अरब हमारे साथ जी। हमारे सफारती तल्लुकात बड़े अच्छे। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं तल्लुकात को बदनाम करने के लिए, इसी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने के लिए क्या हो रहा है, 4 ग्रुप इस वक्त मुतहरक है। अच्छा, ये बड़ी अहम स्टोरी है। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि इसे, एक ग्रुप वो है जो यहाँ से बेकारियों को लेकर जाता है, उम्रे के नाम पर उन्हें लेकर जाते हैं, वीज़ा लगता है उम्रे का जी, और उम्रे का वीज़ा लगाने वाले भी चंद ट्रैवल एजेंट है वो जो पीछे खड़े हैं। अच्छा। और उम्रे का वीज़ा साल 2 साल इसका वीज़ा, और इन नामों को रखा, इनका कोड होता है खरगोश। अच्छा। खरगोश कोड होता है कि ये खरगोश का काम करते हैं। अच्छा। कोड है इनका। अब करते क्या है, इसमें नंबर 1 जो बेकारी लेके जा रहे हैं उसमें नंबर 1 पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है वो है मुल्तान का एयरपोर्ट। अच्छा। जहाँ पर रहीम यार खान, डेरा गाजी खान
मुल्तान और इसके जनूबी पंजाब के इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों को लेकर जाया जाता। उसके बाद सिंध, अच्छा, सिंध से नवाबशाह, हाँ, ठीक है, उसके बाद आप आ जाए सखर, फिर आप लारकाना, इन साइडों से लोगों को लेकर जाया जाता है। ये लोग वहां जाते हैं, इनसे तय होता है कि आप लोगों ने वहां, अच्छा ये उम्रा भी नहीं करते, इनमें खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें इनमें खवातीन के अलावा बाकी बुजुर्गों की, फिर माजूर अफराद की, अच्छा, कहना प्री प्लान लेके जाते हैं। ये वहां पे उम्रा नहीं करते, इनका काम होता है वहां पर मांगना। हालांकि वहां पे मांगना जुर्म, मांगना तो पाकिस्तान में भी जुर्म है। इमरान साहब एहराम में मांग रहे होते हैं। सर मुझे खुदा की कसम, सही तो आप कह रहे थे ना, सही सफा मरवा के सॉरी, मुझे तोहफे काबा के दरमियान एक शख्स ने अच्छा। कहा कि जनाब मैं दुबई से आया हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मियाँ बीवी हैं, अब मैं क्या वहाँ पे जवाब देता, मैं कई कुछ, मैं इनकार ही नहीं कर सकता, मेरे तसव्वुर में भी ये चीज़ नहीं आ सकती, मैंने उन्हें पैसे। अच्छा, वही शख्स मुझे चंद दिन बाद मदीना शरीफ में मिलता है। मैं और हमारा रिपोर्टर शाही चौधरी, हम दोनों हरम बाग से निकले हैं, होटल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वही शख्स मिला है, तो फिर वही सवाल शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा यार शर्म करो, तुमने खाना काबा में यही बात की, मैंने तुम्हें पैसे दिए। हाँ। फिर कहता पर हम तो रख लो, फिर रात को चुका दो। अब होता, मैं आपको सब स्टोरी की तरफ आता हूं। रान साहब, इसमें एक चीज़ भी ये भी बताना बहुत अहम है कि जो बिल्कुल 100% ठीक काम कर रहे हैं उम्रे और हज का, उनके ऊपर भी उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। चंद जो है ना, एक इनकी वजह से सबका भी खत बंद हो जाएगा ना। अब हुआ क्या, ये इन जगहों से जाते हैं। चंद दिन पहले लाहौर एयरपोर्ट से कुछ लोगों को, अब पता आप क्यों नहीं जाने दिया गया उम्रे के वीज़े पे, जब उनसे सवाल किया इमिग्रेशन वालों ने कि आप ये तो बताएं कि उम्रा किस तरह करते हैं। अच्छा, उन्हें यही नहीं पता तो उम्रा किस तरह करते हैं। वो खरगोश थे, यहाँ तो उन्होंने मांगना था या वहां पे जाके स्लिप हो जाना था। अच्छा, जब पूछा गया उनके किस तरह उम्रा करते, जो उम्रा करने जा रहा है उसे यही नहीं पड़ता उम्रा क्या है। भाई उम्रा तो एक ऐसी सादत है, लोग पैसे, फिर ये ग्रोह है, इसमें सबसे बड़ा जो इसमें इस काम का ग्रोह है ना, मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा वीजे लगवा रहा है कर रहा है, उसका नाम सामने आया आज। ये मुझे किसी और जगह से नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों ने दिया। उन्होंने कहा जी कराची से हैं नज़ीर अहमद, अच्छा, और आलमगीर। उन्होंने कहा ये दो ऐसे लोग हैं कि जिस इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन पर ये खरगोशों का काम कर रहे हैं। और मैं कहा कह रहे खरगोश, उन्होंने कहा ये जो बेचती है ना, वहाँ पे लोग गायब हो जाए, फकीरों को वीजे। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मेरे लिए ये टर्म नहीं है, आपके लिए भी नहीं थी। बिल्कुल मेरे लिए भी नहीं। और तो क्या ये दोनों नज़ीर और आलमगीर जो हैं, ये दोनों कराची से अलग रखते हैं, इस्लामाबाद आके बैठ जाते हैं, कभी कराची बैठ जाती है, और इनका इतना सरसूख होता है कि इनका भेजा हुआ वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करते होंगे, इसमें एम्बेसी का कसूर नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करते हैं। अच्छा, एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप क्या करता है, ट्रैवल एजेंट है, बाकायदा ग्रुप है। वो करते क्या है, वो कहते हैं जनाब हमजा साहब कितने पैसे हैं, लोगों से कहते हैं, वो कोई लोग कहते हैं जी हमारे पास 1.25 लाख है। अब टिकट है 1.5 लाख रुपए की, अच्छा, या 1,70,000 की, होटल का भी खर्चा। वो कहते हैं बस हो गया, ओके, अच्छा, पैसे उतने लेते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, फिर क्या करते हैं, 4 डब्बे सिगरेट्स के वो उनको देते हैं। हाँ जी, वो वहां पे जाकर उस कीमत से कई गुना ज्यादा महंगे बिकते हैं। हाँ, अच्छा, जो अलाउ है उसको कोई रोकता भी नहीं, फिर वो चले जाते हैं। फिर एक ग्रोह कौन सा है, जो आपको याद होगा पिछले दिनों एक ग्रोह, एक बेचारे बड़े सादा लोग से, हाँ जी, लोग से उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए। हाँ, एक शख्स ने कहा जनाब मैं भी आपको पैसे देता हूँ, लेकिन मेरा कुछ सामान ले जाइए। याद है आपको, मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा उसमें जो है बड़ा इंटरेस्ट लेके वो मसला हल करवाया। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब ने हल करवाया। वो फैमिली पकड़ी गई, वो फैमिली एयरपोर्ट पे जाती है तो वो देखती है कि सबका सामान आ गया, हमारा नहीं आया। हाँ जी, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आते हैं, वो उनको लेकर जाते हैं, दिखाते हैं ये मंशियात निकली है। हाँ जी, वहाँ पे तो मंशियात की सजा साहिब मौत। हाँ जी, एग्जैक्टली। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये वाला, और तीसरा ग्रुप कौन सा है? तीसरा ग्रुप ये मतलब एक मंशियात वाला हो गया ग्रुप, एक सिगरेट लेकर जाने वाला हो गया, एक खरगोशों वाला हो गया। अब चौथा ग्रुप वो है जिसने वहां जाकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जिस्म फरोशी करवाते हैं। बाकायदा ये लोग पकड़े गए हैं, ये नोटेड है, पकड़े गए हैं, 25-30 हजार रियाल इनसे बरामद हुए हैं खवातीन से। क्यों दुबई ने हमारे वीजे बंद किए? क्यों दुबई ने हम पे सख्ती की?
पहले वहां पर जाकर कुछ लोग ये सब कुछ करवाते थे, वहां से खत्म हुआ तो अब यहां पर आके इन्होंने शुरू करवा दिया। इनको ये नहीं शर्म आती कि सऊदी अरब कितना मुकद्दस शहर है, कितना मुकद्दस मुल्क है। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ हम तसव्वुर में नहीं ला सकते, हम सोच नहीं सकते। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ, जाके जरा चेक, अच्छा इनके आसानी क्या है। ये तो अब FIA के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। FIA बहुत कामकारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये लोग चर किस तरह गए। एयरपोर्ट में मुल्तान एयरपोर्ट सबसे इजी लगता है, वो कहते हैं कि हम सबसे इजी वहां से करते हैं। उसके बाद कराची, वहां पे सख्ती हो गई है, लाहौर, यहाँ पे भी सख्ती हो गई है। साकिब साहब, वज़ीर आज़म साहब गए हैं, बड़ा अहम दौरा इसको कहा जा रहा है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या खबरें गर्म है इस्लामाबाद में कि किस हवाले से ये अहम दौरा है? बहुत ही अहमियत का हामिल है ये दौरा। वैसे तो पाकिस्तान के सऊदी अरब के जो साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी एक मजहबी एक बैकग्राउंड भी है पाकिस्तान का, और बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं जो सऊदी अरब के साथ। इस दौरे के हवाले से ख़ास तौर पर वहाँ पे जो इस्तकबाल दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, उसका एक बैकग्राउंड जो है वो बताया जा रहा है, और वो बैकग्राउंड जाके मिलता है जो कतर में इसराइल ने अटैक किया है, और उसके बाद अरब ममालिक में एक सोच डेवलप होती नज़र आ रही है बज़ाहिर। और इस के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अहम मुआहदे भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, और उसमें डिफेंस के हवाले से ख़ास तौर पर मुआहदे जो वो शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। और आज ही इस हवाले से कोई बड़ी ख़बर भी आ सकती है। तो पाकिस्तानी मईशत के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा खुशगवार वो हवा का झोंका आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही IMF से जो कर्ज ले रखा है वो सऊदी अरब, कतर, अरब ममालिक की बड़ी सपोर्ट उसमें शामिल है। चीन की सपोर्ट भी उसमें जो है वो शामिल रही है। माजी में भी जब जब मुश्किल वक़्त पाकिस्तान पे आया है, सऊदी अरब ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मुश्किल वक़्त में साथ दिया है, आफात आई हैं उस वक़्त साथ दिया है। लेकिन आज के दिन के हवाले से तफसीलात आएंगी, हम मज़ीद उस पर बात करेंगे कि क्या क्या मुआहदे हुए और कितना बड़ा जो है वो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन इतलात यही है कि बड़े पैमाने पर और अहम ऐलानात जो है वो मुतवक्को हैं, और उसके पीछे वजह जो बताई गई कि जब वहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, उनको जो त्यारे थे उन्होंने वेलकम किया, उनको वहाँ पे जो वेलकम किया गया शाही महल में, उनको एक शाही प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया जो वज़ीर आज़म है उनको। तो इसका सारा जो तनाजुर है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम ब्रेक थ्रू जो है वो मुमकिन तौर पर होने की इतलात जो है वो हमें आ रही हैं। ठीक है। अच्छा रान साहब, ये तो सफारती मामले में और लिहाज से बड़ा अहम दौरा भी है, और हम जो मसाइल कुछ थे उसके भी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक और मसला भी पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा है, अताइयों का, और हम देखते हैं कि एक्शन भी इसके ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन लोगों की भी समझ नहीं आती है। लोग भी शायद उनको पता भी चल जाए तो वो कहते हैं हम तो 10-10 साल से इनसे इलाज करवा रहे हैं। कोई इस तरह का नहीं हमें नज़र आ रहा कि बिल्कुल अतायत को, अताई डॉक्टरों को, कि लोग इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ, जिस तरह आपके पास एक रिपोर्ट आई है, ऐसी ही एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का हर दूसरा मेडिकल स्टोर वाला जो है वो खुद ही ड्रिप भी लगा रहा है, हाँ जी, इंजेक्शन भी लगा रहा है, हाँ जी, और खुद मेडिसिन भी दे रहा है, प्रिस्क्राइब भी खुद कर रहा है। कोई किसी डॉक्टर की पर्ची की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रान साहब, ये हमारी भी तो कोताही है ना, हम उससे जाके पूछते हैं कि जी कि मेरे सिर च दर्द है तो केड़ी दवाई खानी चाहिए। अच्छा मज़े, मैं आज मैं इस पे ना कर रहा था, तो मुझे जिसने रिपोर्ट दी ना उसने मुझे कहा वो आपके सहाफ़ी भी करते हैं। मैं कहा कौन सी हमारे सहाफ़ी करते हैं? उसने कहा जी आपने पिछले दिनों एक FIR दर्ज कराई 92 का जाली लोगो लेके एक शख्स दे रहा था। मैं कहा बिल्कुल कराई हमने दर्ज, इसलिए कि जो 2 नंबर है। उसने कहा ना उसका भी क्लिनिक है, वो भी 92 का लोगो इसलिए ले रहा था, पहले उसने 2 चैनल और का लोगो लिया था। अच्छा, ये मैंने कहा फिर क्या,
मैंने ये फुटेज उसने मुझे कहा चेक करके देख लें, ये जो एप्लीकेशन चल रही है ये भी उन लोगों के खिलाफ चल रही थी, फिर वो फुटेज जो चल रही है उसमें वो राना वकास जो रिपोर्टर बना था जाली, ये नज़र आ रहा है, ये ड्रिप लगा रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं कि भाई तू डॉक्टर है? नहीं। क्या है? मैं चेक कर रहा हूँ, ड्रिप लगा सकता हूँ, मेडिसन भी दे सकता हूँ, इसकी तलीम जो है ना वो शायद मैट्रिक भी ना हो, मैं कहता हूँ माइक पकड़ने के भी काबिल ना हो। और इसके वालद जो हैं वो राना तारिक वल्द अजीजुद्दीन, उनके खिलाफ कैद एप्लीकेशनें गई हुई है, कई के इनसे पैसे भी वापस लिए जाए। अब ये हो गया एक मेरी हमारी बरादरी का, ये फिरोज वाले में है, कहीं और नहीं है। तो मैं दोनों जो हमारे है ना वजीर हेल्थ के बड़े एक्टिव है, ख्वाजा सलमान फीक भी और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी। अब ये सवाल ये है कि ये इस एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अताई डॉक्टर जो है, अताई डॉक्टर वो सिर्फ एक शहर में, लाहौर की उस रिपोर्ट है कि लाहौर शहर के अंदर 3000 से जायद क्लिनिक ऐसे हैं जो अताई डॉक्टरों के, हर गली हर मोहल्ले में आपको नजर आ रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स के साथ नजर आ रहे हैं। और वो क्या करते हैं, मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर को, मुतलका हेल्थ वालों को मुकमका हो जाता है और मुकमका करने के बाद कर दो। इवन वहां पर कई सहाफी भी पैसे ले लेते हैं, ये बात हमें मान भी चाहिए। अब वजीर सेहत तो हर गली में नहीं ना जा सकता, उधर अमला ही है जो बताएगा, अमला रिपोर्ट ही नहीं करता। आप मैं या साकिब बैठ के बेनकाब कर रहे हैं, हाँ जी, वो वहां का मुकामी सहाफी क्यों नहीं करता? यस, मैंने तो ये, मुझे जब उसने कहा कि वो जिसपे आपने पर्चा करवाया है वो, तो मैं हैरान रह गया कि वो अपने आप को क्या कहता था कि मैं लुट गया, मैं मर गया। जनाब मेरे साथ धोखा। पता चला कि वो राना वकास ने, वकास तारिक ने, उसके वालिद ने उससे पैसे दिए, क्योंकि उसके वालिद का वो मेडिकल स्टोर है, उसके वालिद की वो डिस्पेंसरी है, उसका वालिद क्वालिफाइड है ही नहीं। तो ये तो आलम है, ये हालात है। आप लोग भी ख्याल कीजिए। और आमतौर पे हमारा उमूमी जो रवैया है वो भी दुरुस्त नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए ताकि जो भी बीमारी है वो इनिशियली डायग्नोज हो सके। हमें पता इसलिए भी नहीं लगता और आखिरी स्टेज पे किसी भी बीमारी का पता लगता है कि हम अताइयों के हत्थे चढ़े हुए हैं। साकिब साहब, अच्छा, इस्लामाबाद की तरफ अगर हम आए तो जस्टिस तारिक जहांगीरी का जो मामला है उनको तो काम से रोक दिया गया है। आज क्या हलचल रही है वफाकी दारुल हुकूमत में? और दूसरा, इमरान खान साहब के केस के हवाले से भी बताइएगा। ट्रायल खात्मे की तरफ सुना है जल्दी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहत है? बिल्कुल हमजा, जो इस्लामाबाद की जुडिशरी की या वफाकी दारुल हुकूमत में अदलिया के हवाले से बात की जाए तो एक तनाव हमें नज़र आता है, और उस तनाव को आज भी जो है वो देखा गया है। आज इस्लामाबाद की जो अदालतें थी उनमें हड़ताल थी, वकील पेश नहीं हुए, कल फिर हड़ताल है। और आज जस्टिस जहांगीरी, जिस तरह कल उनको ऑर्डर हुआ था, वो रुक गए हैं, उन्होंने आज काम नहीं किया, उनकी अदालत में कोई केस नहीं लगा। लेकिन इसके अलावा बाकी हमने देखा कि हाई कोर्ट में बाकी जजेस ने भी कम केसेस सुने हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके बेंचेस भी कैंसिल थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर छुट्टी पे हैं। इसी तरह जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ ने अर्जेंट केसेस सुने, मतलब उन्होंने भी कम केसेस सुने हैं। तो इस सारे तनाव में वो आम लिटिगेंट, आम साइलिन जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तैयारी कर रहे हैं कि वो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसके अलावा एक और बैरिस्टर जहांगीर खान जदून ने कल जो कुछ हुआ उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक दरख्वास्त जो है वो दे दी। तो मामला रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई जहत और नई सिमत जो है वो इख्तियार करता है, तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो आपने सवाल किया इमरान खान साहब के केसेस का, उसमें दो एलिमेंट्स हैं। नंबर वन कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना 2 केस है बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है। उनमें जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके बयानात उन पर जरा होनी है और उसके बाद आर्गूमेंट्स होने हैं। आप ये कह सकते हैं कल की समात जो है वो कैंसिल हो चुकी है, अगली समातें 2-3 मेरे ख्याल में होंगी तो ये केस कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन साथ ही जो GHQ हमला केस है वहाँ पे हुकूमत ने वो जो जेल ट्रायल था उसको ख़त्म कर दिया है और अब जेल ट्रायल की बजाय ATC कोर्ट रावलपिंडी में समात होगी और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए आएंगे। अब एक नई एक जंग बज़ाहिर जो है वो शुरू होती नजर आ रही है। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूंगा कि इसके पीछे वजह क्या हमें नजर आती है। बज़ाहिर क्योंकि GHQ केस में PTI के लॉयर्स, PTI की पुरानी लीडरशिप
और कारकुनान ये मिलाकर ये तकरीबन 80-90 लोग बन जाते थे, जो वहां पे कमरा अदालत खचाखच भर जाता था और पूरा दिन एक रौनक लगी रहती थी, सबसे मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, प्लानिंग होती थी। और वो GHQ केस में हमने देखा, लेकिन GHQ केस हमला केस जो है तकरीबन पिछले 4-5 माह इनमें 2-3 समातें ही जेल में हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे समात के पीछे वजह वही बज़ाहिर लगती है कि इतना बड़ा मजमा वहां पे आना और वहां पे बैठना और बातें होना, उसको रोकना भी मकसद हो सकता है। लेकिन कानूनी जंग में इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की तरफ से इतराज आ सकता है कि वो वीडियो लिंक के पेश नहीं होंगे, वो फिजिकली पेश होना चाहते हैं। आ सकता है, अब या तो अदालत को इमरान खान साहब को ये लग रहा है पिंडी लाना पड़ेगा, या फिर ये है कि ATC पिंडी जो है वो जेल की अदालत बनेगी, तभी ये केस जो है वो आगे बढ़ सकेगा। 9 मई वाहिद केस है GHQ हमला केस जो इमरान खान के खिलाफ 9 मई का केस चल रहा है, बाकी सारे केस इस वक्त जो है वो रुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है कि ये जेल ट्रायल जो है वो खात्मे की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है और 2-3 अगर पेशियाँ होती हैं तो ये जो तोशाखाना वाला केस है इसका भी फैसला आ सकता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इप्सोस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 74% शहरियों के ख्याल में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त समत में नहीं है। 64% शहरियों ने महंगाई को सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ करार दिया। इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफे से तंग अफराद की शरह में कुछ 6% कमी आई है। बाकी तमाम चीज़ों में परेशानी की जो चीज़ें हैं, अगर हम घर की बात करें, घरेलू अशिया की ख़रीदारी की बात करें तो 88% लोग हैं जो घरेलू जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा, दाल, अंडे, दूध, उनसे परेशान है 88% लोग। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस तरह के दावे तो आते हैं हुकूमत की जानिब से कि मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, लेकिन अवाम की राय फिर क्यों नहीं तब्दील हो रही? एक आम आदमी जिसको सहूलत नहीं मिल रही वो कैसे ये मान ले कि मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं? और ऐसे ही हालात में अगर अपोजिशन ये मसाइल उजागर करने में नाकाम है तो फिर अपोजिशन का हकीकी रोल क्या है, इस पर भी सवालात उठते हैं। बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, गवर्नमेंट पे जितनी भी तनकीद कर ली जाए, हालात ख़राब हैं, कभी भी कोई गवर्नमेंट से खुश नहीं रहा। हम साबिका जितनी भी हुकूमतें उठा के देख लें, एक तो ये बताएं कि इस वक्त अपोजिशन का किरदार क्या होना चाहिए और अपनी स्टैंडिंग भी बताइएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आवाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए जो आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। आवाम के मसाइल पे अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर अपनी सियासत जो मर्जी करता रहे, चाहे हुकूमत करती रहे, अपोजिशन करती रहे, आवाम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ है रह नहीं गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन का मजबूत रोल अदा कर सकती थी, लेकिन उनकी भी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल, जो जेल से बाहर है, वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज और एक डरी हुई और एक निकम्मी लीडरशिप नजर आती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो जो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए था वो तो नज़र आता नहीं। तो हुकूमत को एक फ्री हैंड मिला हुआ है कि वो बिजली के प्राइसेस बढ़ाएं, कम करें, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएं, कम करें, आटा कहीं से कहीं चला जाए, दाल की कीमत कुछ हो जाए, चावल दस्तयाब ना हो, वो चीनी एक्सपोर्ट हो जाए, फिर इंपोर्ट हो जाए, वो उनको फ्री राइड मिली हुई है बिल्कुल। और ये सारा का सारा मैं समझता हूँ कि जिम्मा जो है वो अपोजिशन पे जाता है, जिसमें PTI पेश है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान JUI की क़यादत करते हुए पेश हैं, जिसमें जमात इस्लामी नईम साहब की क़यादत में पेश है। इन सारों ने कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई प्रेशर हुकूमत पर बिल्ड नहीं किया जो आवाम की रिलीफ का बाइस बनता। हमने हमेशा ये देखा है कि अपोजिशन प्रेशर बिल्ड करती है हुकूमत के ऊपर कि वो आवाम को रिलीफ दे, और यही अपोजिशन का काम है। और इस वक्त की जो अपोजिशन है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान अपने लिए कोई डील ढूंढ रहे हैं, तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई डील ढूंढ रही है, और जमात इस्लामी के तो आपको हमेशा से पता है कि वो डील ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको आज तक मिली नहीं। ये एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त के पाकिस्तान के अवाम की सही तौर पर नुमाइंदगी करेगा कौन। तो ये एक परेशानी की बात है। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई
कोई और खड़ा हो जो आवाम की नुमाइंदगी करे, लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं कर। अच्छा, आप क्या आइंदा आने वाले वक्त में किसी सियासी जमात में जा रहे हैं, कोई नई सियासी जमात बना रहे हैं, या फिर आपकी वापसी भी तहरीक इंसाफ में होगी? नहीं जी, ना किसी सियासी जमात में जा रहे हैं, ना सियासी जमात बना रहे हैं, ना तहरीक इंसाफ में वापसी का कोई इस वक्त इम्कान नज़र आता है। क्योंकि अगर होता तो इमरान खान साहब जेल से अब तक कह चुके होते कि जो लोग मजबूरन छोड़ के गए पार्टी में वापस आ जाएं, लेकिन वहाँ से भी ऐसी कोई नवीन ये आपने एक लफ्ज़ कहा मजबूरन, मजबूरी क्या थी? वो तो सबको पता है ना क्या मजबूरी थी मजबूरी छोड़ अभी के आप देखें ना, अभी आपने बड़ी खुल के बात की है ना कि ये भी नहीं काम कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा। मजबूरी भी बता दें लोगों तो कि आवाम को पता चल जाए। लोगों को पता है, आवाम को मजबूरी पता है, इमरान खान को मजबूरी पता है, सबको पता है। हमें जेल में डाला गया, हमारे वो साथ जो है जो चीज़ें हुई वो सबको दुनिया को पता है। जिसको नहीं पता, जब इमरान खान साहब आएंगे जेल से बाहर और अगर उन्होंने मुनासिब समझा बात करने के लिए तो हम जाके उनको भी बता देंगे। लेकिन जाहिर है कि कोई खुशी से तो किसी ने, मैं किसी एक आदमी को नहीं जानता जिसने खुशी से पीटीआई को छोड़ा। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो इमरान खान की फौज मुखालिफ या इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पॉलिसी से ना खुश हों या वो नहीं सब सही समझते इस मामलात को, लेकिन छोड़ा किसी ने ऐसे नहीं, अपनी खुशी से नहीं छोड़ा। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, या कोई इम्कानात हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे खुले हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैंने देखा है जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त मैंने देखा है तेवर देखे हैं एस्टेब्लिशमेंट के जो PMLN के लिए थे कि जी नवाज शरीफ के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं और PMLN की हिस्ट्री हो गई है और ख़त्म हो गई है और बस कुल पढ़ना बाकी है, बाकी दफनाना बाकी है, बाकी तो ये ख़त्म हो गए, इसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। क्या हुआ? फिर ज़रूरत पड़ी ना, फिर उसके बाद चले गए। मैं समझता ये हूँ कि बिलाशुबा इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पॉलिटिकली, और बिलाशुबा इस वक्त आसिम मुनीर साहब जो लीड कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को, वो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं अमंग द वर्ल्ड, जिसको डोनाल्ड ट्रंप घर बुला के खाना खिलाए, जो कतर या ईरान या सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे मामलात और ताल्लुकात पैदा कर ले, जो चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात पैदा कर ले, तो मैं समझता हूँ कि वो एक स्ट्रांग और एक जामे पॉलिसी के साथ वो चल रहे हैं। सो अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा होता और मैं साथ होता तहरीक इंसाफ के, तो मैं शायद जेल जाके इमरान खान साहब को यही समझाने की कोशिश करता कि जी हमें बातचीत के दरवाजे खोलने हैं, ये मुमकिन नहीं है, कोई इनकलाब दस्तक नहीं दे रहा इस वक्त। जो मुझे लगता ये है कि बैरिस्टर गौर और ये सलमान अकरम राजा जैसे लोग जाके अजीब अजीब कहानियां खान साहब को सुनाते होंगे। खान साहब के पास एक्सेस तो है नहीं सोशल मीडिया का, ना मोबाइल है उनके पास, ना टीवी है, ना कुछ है, तो वो तो इन्हीं की बातों में यकीन करते हैं। तो ये जाके कहानी सुनाते होंगे कि जी एक तूफान आने को है। इमरान इस्माइल साहब जो वो बातें जाके करते हैं, उनको भी यही महसूस होता होगा कि जिस वक्त आप लोगों की हुकूमत गिरी थी उस वक्त आप लोग खान साहब के करीब थे, आप लोग भी इसी तरह की जाके बातें करते होंगे, कहानियां सुनाते होंगे, वो अपने मुताबिक बेहतर राय दे रहे होंगे, आप लोग उस वक्त अपने मुताबिक बेहतर राय दे रहे होंगे। नहीं देखें, इनका तो हमसे मुवाजना है ही नहीं ना। अच्छा। हमने तो 30 साल लगाए इमरान खान के साथ, सो वी नो द एग्जैक्ट लैंग्वेज दैट इमरान खान स्पीक्स, एंड इमरान खान को पता है कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। हम इमरान खान से लड़ते थे, बहस करते थे, कायल करने की कोशिश करते थे। जी बिल्कुल, इनकी तो जबान नहीं खुलती, ये तो बेचारे सिर्फ चमचागिरी से आगे बढ़ते नहीं है। ये लोगों ने मोस्ट ऑफ द लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके बारे में आपसे कह रहा हूँ, मोस्ट कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा, इनको सुकून है। और अच्छा, ये आप बहुत करीब रहे हैं, बहुत करीब रहे हैं खान साहब के, इनको आराम है कि इमरान खान जेल में हैं, जेल में रहे। इमरान इस्माइल साहब आप बहुत करीब रहे हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब का सोशल जो अकाउंट है वो कौन चला रहा है? नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम। गलत चल रहा है ये मानते हैं आप? देखिए, नंबर वन तो मुझे एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन चला रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी चला रहा है, मुझे नहीं पता उसको मैसेजिंग किस तरह होती है, जो ट्वीट्स आते हैं ये वाकई इमरान खान की ज़बान है या नहीं है। चलिए ये बता दें, अली अमीन गंडापुर के मतलब क्या कहते हैं, तो आपने बता दिया।
अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करना चाहिए था अच्छा। और वो पाकिस्तान लीडर तहरीक इंसाफ का लीडर बन सकता था, लेकिन वो अपने डीआई खान की हल्के की सियासत से बाहर नहीं निकले और उन्होंने बड़ा मायूस किया इमरान खान को। मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर विल बी द फर्स्ट वन टू गो होम जब इमरान खान बाहर आएंगे। अच्छा ठीक है इमरान इस्माइल साहब, इमरान बहुत इस्माइल शुक्रिया साहब, आपका। 9 मई आपने पे क्या हमें पीटीआई प्रोग्राम को में माफी ज्वाइन मांग किया। लेनी चाहिए ताकि चीजें आगे बढ़े, मामलात आगे बढ़े, इमरान खान या बाकी लोग रिहा हों? दोबारा रिपीट करेंगे अपना सवाल? 9 मई पे पीटीआई को क्या माफी मांग लेनी चाहिए ताकि उनके मामलात आगे बढ़े, या ये जो लोग जेलों में बाहर आए? लेकिन 9 मई का तो अभी साबित होना बाकी है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो इमरान खान की डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और जो उसमें शामिल थे उनको सजा दी जाए, मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज निकालें और जो वहाँ पे मौजूद थे उनको सजा दे दें। डजेंट मैटर। देखें, हम पाकिस्तान में हमने मुझे नहीं पता कि कब इमरान खान के दिल में ख्याल आया कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान तो बंद कमरों में भी हमें यही कहते रहे कि जब भी नवाज शरीफ या जरदारी साहब से हमने ये बात सुनी कि जी फौज के खिलाफ उन्होंने बात की है, तो हमेशा वो कहते थे कि जो हो जाए, हमने कभी अपनी आर्मी के खिलाफ बात नहीं करनी, क्योंकि ये है तो पाकिस्तान का वजूद है, ये नहीं है तो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं। मगर उसके बाद अचानक जो सारी चीज़ें हुई, ये हमारे अपने लिए भी हैरान कन। बिल्कुल ठीक है, जो करीब तरीन लोग रहे हैं उनको भी मालूम नहीं कि अचानक हुआ क्या। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अब हिकमत अमली क्या होगी, फ्यूचर में किस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोशिश करेगी कि बानी पीटीआई को बाहर निकाला जा सके। दूसरा, सैलाब के हवाले से भी अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी ये तनकीद होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस वक्त कायमा कमेटियों में होना चाहिए था, ताकि उनको जिस इलाके में लगता है कि ठीक तरीके से काम नहीं हुआ, उसके डीसी को बुला सकते, उधर की इंतजामिया को वहां पर तलब किया जा सकता था। सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। सैलाब के हवाले से एक तनकीद का जो पहलू है वो ये निकल रहा है कि अगर आप लोग कायमा कमेटियों में होते और वहां पर जो आपको एतराज़ात हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता, तो शायद अवाम के मसाइल बेहतर तरीके से एड्रेस हो सकते थे। आप लोगों ने वो फॉरम भी छोड़ दिया, अब आप लोगों के पास शायद कोई फॉरम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने शरीके गुफ्तगू किया। देखिए, कायमा कमेटियों के अंदर हम लोग पिछले 2 साल मौजूद रहे। आपने भी देखा कई कायमा कमेटियों के हम चेयरमैन भी थे और हम लोग वहाँ पे जितनी हमारी हिम्मत और इस्तात जिसके मुताबिक हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें उनमें बैठ के काम करने नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ हमारे पास क्या इख्तियार थे कि हमारे पास सरकारी गाड़ी थी, हमारे पास स्टाफ था और हमारे पास प्रोटोकॉल था। इन मकासद के लिए हम कभी भी पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई थी। हम अपना यहाँ पे एक किरदार अदा करने आए थे जिससे मुल्क के अंदर सलामती, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और मुल्क के अंदर खुशहाली आ सके। मैं एक ही कायमा कमेटी की मिसाल आपके सामने रखूंगा, जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी, जिसके अंदर बार बार 26 नवंबर के हवाले से पेम्स हॉस्पिटल को हम लोग ये बार बार कहते रहे कि हमें जो कैजुअलिटीज थी, जो वहाँ पे इश्यूज बने, जो वहाँ पे लोग इंजर्ड आए, उनका रिकॉर्ड दिया जाए। लेकिन उस एक कायमा कमेटी की मीटिंग के बाद कभी भी पार्लियामान की तरफ से उस कायमा कमेटी का ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो थी उसका कभी भी एजेंडा ही दोबारा नहीं इशू किया गया। उसके बाद मीटिंग ही नहीं हो सकी। तो जहाँ पे भी हम अपना को प्रोडक्टिव रोल अदा करना चाहते थे, जहाँ पे भी हम इस गवर्नमेंट को फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, या हम जहाँ पे उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते थे, जहाँ पे हम मसाइल को उजागर करते थे, वहाँ पे ही हमारे फुल स्टॉप लगा दिया जाता था और उसके बाद कोई काम उन कमेटियों के अंदर नहीं करना दिया जाता था। तो हम लोग कोई खुशी से बाहर नहीं आए इन कमेटियों से, हम एहतजाजन बाहर आए हैं। हमारा एहतजाज हम सड़कों पे रिकॉर्ड करवाते हैं। देखे ना, जब से ये पार्लियामान कायम हुई
उसके बाद से लेकर आज तक हमने कोई फोरम ऐसा छोड़ा नहीं जहां पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, हम सड़कों पे आए, हमारे खिलाफ पर्चे दिए गए, दहशतगर्द बनाया गया, बागी बनाया गया, गद्दार बनाया गया, हम लोगों ने झेले। पार्लियामान के अंदर आवाज उठाई गई तो आपने देखा पार्लियामान के ऊपर अटैक हुआ। रात को 12-1 बजे हमारे जो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली थे वो एक कमरे के अंदर छुप के बेचारे फोन कर रहे थे कि हमें यहाँ से बचाया जाए। उसके बाद आपने फिर देखा कि पार्लियामान से हम जाना चाहते हैं अडियाला जेल तक, तो हमें पार्लियामान के गेट के ऊपर रोक लिया जाता है। और साथ ये अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तो हो गया, ये सारी चीज़ें नोटेड हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं सबने हैं। ये बताएं, आज खान साहब ने कहा है कि मैंने कॉल दी है 27 सितंबर की, क्या अब कोई फाइनल राउंड शुरू करने आप जा रहे हैं? देखिए, फाइनलिटी तो अटेन उस वक्त होगी जब हमारे जो मकासद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आइन और कानून की बालादस्ती की एक जंग लड़ रही है, जो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रही है, जब वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा। अभी तो हम एक तहरीक के अंदर हैं, तहरीक का आगाज हो चुका, उसके मुख्तलिफ मराहिल आ रहे हैं। 27 सितंबर को पेशावर के अंदर KPK के अंदर हम एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ KPK की आवाम होगी बल्कि और भी जो है वो प्रोविंसेस से लोग वहाँ पे होंगे। और हम दोबारा इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे जो 8 फरवरी को 2.5 करोड़ लोगों ने वोट देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान के अंदर भेजा था, उसकी इंडोर्समेंट होने जा रही है कि लोग आज आप देखिएगा कि पहले से ज्यादा बढ़ के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जो मामलात बने आपने देखा, जिस तरह आपने पहले सैलाब की बात की, मेरा अपना कसूर का इलाका, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 45 किलोमीटर का एरिया जो इंडिया सेजरा से स्टार्ट होता है और कोठी फतेह मोहम्मद तक जाता है सर। 120 के करीब देहात मलिया मेट हो गए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। आज तक उन नुकसानात का तहमीना नहीं लगाया जा सका कि वहां पे एक्चुअली लोगों को नुकसान हुआ कितना है। और सबसे जो अलमिया है सबसे बड़ा कि वहां पे रहने वाले लोग वो इज्जतदार लोग थे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। और आज जब हुकूमती मशीनरी एक पोस्टर लेकर और चीजों के ऊपर निशान लगा के कि ये फलाने वजीर आला की तस्वीर लगी हुई है तो आपको देते हैं, तो जब मैं वहां पे लोगों को देखता हूं जो लाइन में लगे होते हैं, बल्कि एक साइड पे खड़े होके बच्चे जो है उन बड़े बड़े जिम्मेदारों के वो इस तरह लालची नजरों से देख रहे होते हैं कि हमें भी कुछ शायद मिले, लेकिन वो मांग नहीं पाते। तो मुझे वो एक शेर याद आता है कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे सहमे रहते हैं फरियाद नहीं करते। तो हम लोग पता नहीं किस किस्म के माशरे के अंदर हम लोगों ने हम लोग आजकल निकल पड़े हैं, जहां पे सिर्फ हमें अपनी पब्लिसिटी चाहिए, हमें सिर्फ अपना इक्तदार जो है उसको दवाम चाहिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें नहीं परवाह कि गरीब मर रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो गुर्बत की सतह की लकीर से और ज्यादा नीचे चले गए हैं, हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं, हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा एक बैरूनी कर्जे, एक बहुत बड़े बैरूनी कर्जे के साथ इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब ये सारी बातें दुरुस्त है, आप लोग भी तो ऑपोजिशन करते नजर नहीं ना आ रहे। ये सारे मसाइल यहाँ पर मौजूद है, बल्कि बढ़ गए होंगे, हम आपकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन आप लोग ऑपोजिशन अगर इन मसाइल पे करें तो शायद अवाम का भी कुछ भला हो जाएगा। इन मसाइल को उजागर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई पार्टी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, महंगाई पर तहरीक निकालने को या चलाने को तैयार नहीं है। पर आपने बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन किया। मुझे बताएं हमारे पास कौन सी फोरम है जहां पे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आज हमारी पंजाब असेंबली ऑपोजिशन लीडर के बगैर है, क्योंकि उस बेचारे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो एक आवाज बनता था पूरे पंजाब की, पंजाब के मसाइल को उजागर करता था। वफाक की बात करें तो आज आपकी नेशनल असेंबली वो ऑपोजिशन लीडर के बगैर है, तो कहाँ पे आप सेनेट में चल जाए। तो तीन ही ऐवान हैं जहां पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। शिबली फराज डिस्क्वालीफाई, उमर अयूब डिस्क्वालीफाई, जो है पंजाब के ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन डिस्क्वालीफाई। तो ये हुकूमत कहाँ पे हमें आवाज निकालने ठीक है। बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, साकिब साहब सवाल करना चाह रहे थे। जी साकिब साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक बुरानी सी कैफियत मुझे लग रही है PTI के एंड पे, आपकी लीडरशिप में से 15 से 20 लोग जो पार्लियामेंटेरियंस भी थे वो कन्विक्ट हुए, लेकिन अगर उनकी जानिब से कोई
अपील फाइल भी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, तो क्योंकि अभी उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो अभी तक इंटरटेन नहीं हो सकी। तो ये जो एक सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे अगर वो टाइम बार्ड होंगी अपीलें आपकी और वो जो मखसूस टाइम है उससे निकल गई, या क्योंकि ये मैंने भी चेक किया है, वो यही कहा जाता है कि आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपकी इंटरटेन तब होगी, तो बगैर सरेंडर के तो अपील आपकी कैसे कंसिडर होगी? ये एक बहरानी सी कैफियत मुझे लग रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल हो जाएंगे। साकिब बशीर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर इसको इस पैराए के अंदर देखा जाए कि आज पाकिस्तान की अदलिया के जो हालात हैं, स्पेशली आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस हैजानी कैफियत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए दिन जो है मंसूर अली शाह साहब और बाकी जजेस के दरमियान जो चल रहा है, और इसी तरह की कंडीशन बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर है, तो एक तजब्जुब या एक समझ लें कि कुछ थोड़ा डिले का पार्ट पीटीआई की तरफ से बिल्कुल है कि हिचकिचाहट है कि इन अदालतों से जहां से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें शायद कब जाना चाहिए या अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है, हमें इन्हीं अदालतों के आगे सरेंडर होना है इन अदालतों के आगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस दिन हम अपील फाइल करेंगे तो हमने अदालत के अंदर रूबरू पेश होना है। अदालत के पास ये पूरा इख्तियार है, क्योंकि ट्रायल स्टेज के ऊपर जब हमारी कन्विक्शन जो ट्रायल स्टेज थी उसके अंदर ये सारे लीडरान जो थे वो बेल के ऊपर थे, और जब बेल के ऊपर आप होते हैं तो आपको कन्विक्ट कर दिया जाए तो अपील फाइल करते हैं तो आपको अदालत के अंदर सरेंडर करना पड़ता है, और अदालत के पास ये स्वाबदीद होता है कि अदालत चाहे तो उसी वक्त आपको दोबारा सजा सस्पेंड करके श्योरिटी बॉन्ड लेके दोबारा बेल के ऊपर रख दे टिल द टाइम कि अपील गेट्स फिक्स्ड फॉर हियरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम लोग विद इन लिमिटेशन है, ठीक है, विद इन लिमिटेशन है, इस पे काम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।